गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैं डेली अपने वीडियो अपलोड करता हूं। इन वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसका लिंक भी शेयर करें, ठीक है। इसके साथ साथ आज अपन वही डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था डाइजेशन कहाँ पर, कल गया वीडियो में। आज हम डाइजेशन को बताएंगे स्टोमक के अंदर, आमाशय में, ठीक है। आमाशय में डाइजेशन की क्रिया अपन बताएंगे। देखिए, आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उस भोजन को आमाशय में पहुंचने के पश्चात ही जो आमाशय की भित्तियां होती हैं उन भित्तियों में क्रमाकुंचन गति प्रारंभ हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, क्रमाकुंचन गति के कारण आमाशय में भोजन की चर्निंग होने लगती है, भोजन को मथा जाने लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आमाशय की भित्ति जब क्या करेगी, क्रमाकुंचन गति करेगी, तो उसमें जो भोजन गया है किसके द्वारा पहुंचा है, ग्रास नाल के द्वारा, वह भोजन वहां पर क्या होता है, फिर उसका मथना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उस क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, चर्निंग कह रहे होते हैं, ठीक है। जब चर्निंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है तब उस भोजन में जठर रस को मिला दिया जाता है। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस या जठर रस को स्रावित कर रही होती है। और जब उस भोजन में जठर रस को मिला दिया जाता है तो एक तरह से भोजन क्या होता है, पथरीले के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है और जो जठर रस होता है उस जठर रस में मात्रा सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिनोजेन होती है तथा उसमें अल्प मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जिसको हम जठरीय लाइपेज कह देते हैं, ठीक है। HCl के कारण जो जठर रस होता है उसकी अम्लता बहुत अधिक होती है, अर्थात उसका जो pH है लगभग 1 से 2 तक पहुंच जाता है। कैसा हो जाता है जठर रस, बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है। किसके कारण, HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाने वाली जो पायरेटन सेल्स होती हैं या ऑब्जेंटिक सेल्स होती हैं वो स्रावित करती हैं। और पेप्सिनोजेन को कौन स्रावित कर रहा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाने वाली चीफ सेल्स, जिनको हम जाइमोजिन सेल भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और जो दूसरी ग्लैंड है उसमें जिनको हम पाइलोरिक ग्लैंड कह रहे होते हैं वो म्यूकस स्रावित कर रही होती है, तो उसमें श्लेष्मा भी साथ में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से जब उसमें HCl की मात्रा होगी तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, भोजन के pH को कम कर देगा। और जब भोजन का pH कम हो जाएगा तो कम pH पर जो भोजन में लारिया एमाइलेज गया था मुख से, उस लारिया एमाइलेज की क्रिया रुक जाती है, फिर उसमें लारिया एमाइलेज की क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। इसके पश्चात जो वहां पर पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन में जो जीवाणु जा रहे होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके साथ साथ भोजन में जो कठोर अवयव होते हैं, कौन से उसमें अवयव होते हैं, कठोर, उन कठोर अवयव को HCl के द्वारा ही गलाया जाता है। HCl भोजन में जाने वाले कठोर अवयव को गला भी रहा होता है, साथ में भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जठर रस में जो पेप्सिनोजेन होती है ये निष्क्रिय होती है, पैसिव अवस्था में होती है, लेकिन HCl क्या करता है, इसको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित कर देता है। और जब सक्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो पेप्सिनोजेन से क्या बन जाता है, एक्टिव पेप्सिन बन जाता है। और एक्टिव पेप्सिन क्या करता है, फिर जो वहां पर पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका आंशिक पाचन कर देता है, अर्थात प्रोटीन को प्रोटियोस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में उनका जल अपघटन कर देता है, ठीक है।
आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है केवल कौन होता है? पेप्सिन। मनुष्य में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन नहीं पाया जाता है, जबकि बच्चों में जो अधिकतर नवजात शिशु होते हैं, जो मिल्क फीडर होते हैं, उनमें सबसे अधिक कौन सा पाया जा रहा होता है? रेनिन एंजाइम। लेकिन मनुष्य में रेनिन एंजाइम नहीं है दूध को स्कंदित करने के लिए। कैसा होता है? एब्सेंट होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मनुष्य में दूध को स्कंदित करने वाला रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो जठर रस होता है उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज अल्प मात्रा में होता है और ये एंजाइम बहुत कमजोर होता है। ये बहुत कम वसा का पाचन कर पाता है, इसलिए ये केवल जो दुग्ध वसा होती है, जो मक्खन में वसा पाई जाती है, जो बटर में वसा होती है, जिसको हम ट्राइब्यूटाडाइन कह रहे होते हैं, उसी ही वसा को ये पाचित कर पाता है और बशी अम्ल तथा ग्लिसरॉल बना देता है। उसके पश्चात भोजन पूरी तरह से अर्ध तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लेई के समान पेस्ट कह रहे होते हैं, और वो पेस्ट क्या कहला रहा होता है? काइम, CH/ME। अर्थात भोजन की जो अवस्था मुख गुहा में बोलस के रूप में थी, वह अवस्था आमाशय में किस में परिवर्तित हो गई? कायम में परिवर्तित हो गई। ठीक है। इसके पश्चात आगे हम ये कह रहे होते हैं कि HCl अम्ल बहुत तीव्र अम्ल होता है, लेकिन तीव्र अम्ल होने के बावजूद भी आमाशय की जो भित्ति होती है, जिसको हम स्टोमक बाल कह रहे होते हैं, उस भित्ति को ये किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है। कैसी लेयर होती है? थिक लेयर होती है। उस लेयर के कारण HCl आमाशय की भित्ति की कोशिकाओं को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उनको नहीं भेद पाता है। इस कारण से आमाशय की भित्ति पर तीव्र अम्ल होने के बावजूद भी HCl का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की भित्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसी को हेडिंग में दिया था, डाइजेशन इन स्टोमक। इसका मतलब क्या होगा? आमाशय में पाचन। पहले मैंने किस में बताया था? मुख गुहा में। मुख गुहा से भोजन कहाँ पर गया? ग्रासनाल में। ग्रासनाल से कहाँ पर आ गया? आमाशय में। अब देखिए, जैसे ही आमाशय में भोजन आता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी वाली तरंगे? क्रमाकुंचन तरंगे। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली जो मस्कुलर लेयर होती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या हम कह सकते हैं क्रमाकुंचन तरंगों के द्वारा भोजन में कौन सी क्रिया शुरू हो जाती है? चर्निंग की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम कह रहे होते हैं मथा जाना। ठीक है। इसके बाद उस भोजन में गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस कहां से स्रावित होगा? आमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड से, या जिनको हम जठर ग्रंथियां कह रहे होते हैं। आमाशय में मैंने अभी बताया था भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक। यहाँ पर फिर मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन होता है, प्रोटीन में पूरी तरह से यहाँ पर नहीं पचाई जा रही होती है। इसके पश्चात हम जो गैस्ट्रिक जूस देखते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर सबसे अधिक मात्रा HCl की है, उसी में म्यूकस या श्लेष्मा होता है, उसी में पेप्सिनोजेन होती है जो निष्क्रिय अवस्था में है, उसी में अल्प मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां होती हैं, उन जठर ग्रंथियों में पाई जाने वाली पैराइटल सेल्स, या मैंने उसका दूसरा नाम दिया था ऑक्जेंटिक सेल, वो तो किसे बना रही होती है? उसके द्वारा बनता है HCl। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था उसमें पाई जाने वाली पायलोरी ग्लैंड किसको बनाती है? श्लेष्मा को। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया था चीफ सेल्स, या दूसरा नाम दिया था जार्मोजिन सेल, वो किसको बनाती है? पेप्सिनोजिन को। ये पैसिव स्टेज में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है। इसके बाद में HCl के कारण जो जठर रस होता है, ये कैसा होगा? अत्यधिक अम्लीय होता है, अर्थात pH कितना पहुंच जाता है? 1 से 2 होता है। ठीक है ना। अर्थात अत्यधिक अम्लीय हो जाता है।
और HCl भोजन के पीएच को जब कम कर देगा तो क्या होगा कि जो भोजन है उस भोजन में लार्जियर एमाइलिन जो बकल कैविटी में आया था, जिसका दूसरा नाम मैंने टाइलिन दिया था, इसकी क्रिया रुक जाती है। ठीक है, इसके पश्चात HCl भोजन में क्या करेगा, जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता जाएगा, बैक्टीरिया को। इसके बाद भोजन में पाए जाने वाले जो कठोर अवयव होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो हार्ड कंपोनेंट होते हैं भोजन में, बहुत सारे पदार्थ भोजन में हम कठोर ले रहे होते हैं, उन पदार्थों को ये क्या करता है, गलाता है, मेल्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम कह रहे होते हैं कि जठर रस में पेप्सिनोजेन पैसिव या निष्क्रिय स्टेज में होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, एक्टिव डैश में, या सक्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, इस कारण से ये निष्क्रिय जो पेप्सिनोजेन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किसमें चेंज हो गया, सक्रिय पेप्सिन में। ठीक है, अब ये जो सक्रिय पेप्सिन होगा ये क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को किसमें तोड़ देगा, प्रोटियोज में, पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा पाचन हुआ प्रोटीन का, पार्शियल पाचन, आंशिक पाचन। अगर यहाँ प्रोटीन से एमिनो एसिड बन जाता तो हम कह देते हैं कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे हम जहां पर क्रिया मैंने बताई है, ये जो यहाँ आपने एक्टिव पेप्सिन देखा था, ये किसके ऊपर क्रिया कर रहा है, प्रोटीन के ऊपर कर रहा है कि नहीं कर रहा, और यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने, प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन कैसा होता है, पार्शियल होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी कह रहे होते हैं कि आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है केवल और केवल कौन होता है, पेप्सिन होता है। इसके साथ मैंने अभी आपको बताया था कि मानव में दूध को स्कंदित या क्लॉट करने के लिए कौन सा वाला एंजाइम, रेनिन, नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। आमाशय में वसा का पाचन करने वाला गैस्ट्रिक लाइपेज जो मैंने बताया था कौन सी मात्रा में, अल्प मात्रा में यहाँ पर आ रहा था, ये बहुत अधिक कमजोर होता है। ठीक है, और बहुत कम वसा का पाचन कर पाता है। यह केवल कौन सी वसा को, जो बटर फैट होती है, जिसको मक्खन की वसा या ट्राइब्यूटाइलिन कह रहे होते हैं, को वसा अम्लों में पचा पा रहा होता है। जैसे दुग्ध वसा है, इसको जठर लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आमाशय में भोजन एक पतली लेई के रूप में बदल जाता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, कायम कह रहे होते हैं। ये एक तरह से पेस्ट के रूप में होता है, और ये पेस्ट के रूप में होता है तो आसानी से आमाशय से छोटी आंत में धीरे धीरे पहुंचता रहता है। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि HCl एक तीव्र अम्ल है। बार बार हम HCl की बात कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे थे। ये देखिए आमाशय की भित्ति को किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा होता है, जबकि अम्ल क्या करेगा, भित्ति को गला देना चाहिए, भित्ति को नष्ट कर देना चाहिए, भित्ति को क्षति पहुंचाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा पा रहा होता, क्योंकि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है। इस कारण से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भित्ति की कोशिकाओं को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उनको भेद नहीं पा रहा होता है। इस कारण से भित्ति की, आमाशय की भित्ति को किसी तरह की कोई भी क्षति या किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इंटेस्टिनल डाइजेशन लेते हैं, छोटी आंत में पाचन। देखिए अपना टॉपिक था डाइजेशन, इसमें मैंने फर्स्ट ए पार्ट लिया था डाइजेशन इन बकल कैविटी, सेकंड पार्ट डाइजेशन इन स्टोमक, और ये जो थर्ड पार्ट सी जिसको क्या लिखा गया है, इंटेस्टिनल डाइजेशन। ठीक है, जिसे कह रहे होते हैं छोटी आंत में पाचन। जब आमाशय में भोजन के साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो उसके बाद आमाशय के अंदर भोजन की चर्निंग होने के पश्चात वो है एक पतले पेस्ट के रूप में चेंज हो जाता है। उस पतले पेस्ट को हम कह रहे होते हैं कायम। क्या कह रहे होते हैं, कायम। ठीक है, अब ये देखिए कायम आमाशय से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, या हम कह रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कहां पर आता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है, और छोटी आंत के जब ग्रहणी वाले भाग में ये आता है
तो कायम जठर रस के साथ मिला हुआ है, उसमें आंशिक रूप से पचित प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जैसे ही वह छोटी आंत में आता है, गृहिणी में आता है, तो गृहिणी में आने के पश्चात गृहिणी की जो भित्ति है, जिसको मैंने कहा था आदर्श श्लेष्मिका, उससे ब्रूनर की ग्रंथियों के द्वारा, वहां पर कौन सी ग्रंथियां होती है, वैसे तो सामान्य रूप से हम उनको श्लेष्म ग्रंथियां कह रहे होते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक ने खोजने के कारण उनको ब्रूनर की ग्रंथियां कह दिया। वो ब्रूनर की ग्रंथियां वहां पर क्या करती हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्षारीय तरल स्रावित करती हैं, बहुत अधिक मात्रा में श्लेष्मा स्रावित करती हैं, ठीक है। उस श्लेष्मा के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो वो क्या करता है, जो कायम के अंदर एसिड है या HCl है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस कारण से जठरीय अम्ल युक्त जो कायम होता है, उसका गृहिणी की दीवार पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो गृहिणी में पाई जाने वाली ब्रूनर की ग्रंथियों के द्वारा जो क्षारीय तरल स्रावित हो रहा है, जिसका pH लगभग 8 से 9 होता है, वह क्या करता है, जठरीय कायम से गृहिणी की भित्ति को पूरी तरह से सुरक्षा देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। सपोज करिए अगर बाई चांस वहां पर श्लेष्मा कम बनना शुरू हो जाए, श्लेष्मा ना बने, ब्रूनर की ग्रंथियां वहां पर सीक्रेशन ना करें, तो जो गृहिणी की भित्ति है उस पर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और वह भित्ति वहां पर कैसी हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसीलिए नेचर के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जैसे ही अम्लीय जठर युक्त कायम कहां पर पहुंचता है, गृहिणी में, तो गृहिणी में पाई जाने वाली जो ब्रूनर की ग्रंथियां हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्षारीय तरल, जिसका pH 8 से 9 तक होता है, उसे स्रावित करती है। उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। और वो क्या करता है फिर, वह गृहिणी की दीवार की सुरक्षा करता है, किससे, जठरीय कायम से या जठरीय रस में जो कायम बना है उससे, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज ये होती है कि गृहिणी वाले भाग में जो यू वाला भाग मैंने बताया था डायग्राम के अंदर, उसमें देखिए मैंने कहा था एक तो आग्नेयाशयी ग्रंथि खुर रही होती है, दूसरा उसमें लीवर खुर रहा होता है। लीवर में जो गाल ब्लैडर होता है, वहां से एक नलिका निकलती है जो कॉमन बाइल डक्ट के रूप में कहां पर जाके खुल जाती है, गृहिणी के यू वाले भाग में। और इधर आग्नेयाशय से आग्नेयाशयी नलिका निकलती है, वो भी कहां पर खुल जाती है, गृहिणी के यू वाले भाग में। और जहां पर खुलती है उस अपर्चर के ऊपर मैंने आपको बताया था एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो ओडाइनिक हो जाता है, जिसको हम ओडाई का स्फिंक्टर या ओडाई की अवरोधनी कह देते हैं, जो उस क्षेत्र को रेगुलेट करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर ब्रूनर की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो क्षारीय तरल या श्लेष्मा है, उसके साथ साथ यकृत से, गाल ब्लैडर से वहां पर पित्त रस भी आ रहा होता है, और साथ में आग्नेयाशय रस भी आ रहा होता है। पित्त रस में और आग्नेयाशय रस में भी बहुत अधिक बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जो कायम की अम्लीयता को कम करते रहते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको उदासीन करते हैं। इस कारण से गृहिणी की भित्ति पर कोई भी हानिकारक या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो आंत के द्वारा जो आंतरीय रस बनता है, उस आंतरीय रस के अंदर भी बहुत सारे जल और जल अपघट्य होते हैं, लेकिन उसमें भी कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, और वो भी आंत्र रस क्षारीय तरल होता है, जिसका pH 8 और 8.5 के करीब होता है, 8.5 के करीब होता है, या 7.5 से हम चाहें तो 8.5 मान सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं वहां पर, उनमें पाई जाने वाली जो एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा जो रस स्रावित होता है उसमें बहुत सारी पाचक एंजाइम्स होते हैं, और वो पाचक एंजाइम्स क्या करते हैं, गृहिणी में ही भोजन को पचाने का काम करते हैं। अर्थात भोजन का जो अधिकतर पाचन होता है वो कौन सी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है, और छोटी आंत के भी कौन से वाले भाग में हो जाता है, गृहिणी वाले भाग में हो जाता है। इसके पश्चात जो पचा हुआ भोजन है
इसके इंटेस्टाइन के या छोटी आंत के जो अन्य भाग होते हैं उसमें उस पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि जो पित्त लवण है, पित्त रस आएगा तो उसमें पित्त लवण होंगे। पित्त लवण और जो लेसिथिन होता है ये मुख्य रूप से भोजन में पाई जाने वाली जो वसा होती है उस वसा का पाइसीकरण कर रहे होते हैं। इसलिए हम वसा, पित्त लवण और लेसिथिन को प्राकृतिक अपमार्जक या नेचुरल डिटर्जेंट कह देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पाइसीकरण का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए जो पित्त लवण होते हैं जिसमें सोडियम के लवण होते हैं, ग्लाइकोलेट, टॉरोकोलेट या पोटेशियम के लवण होते हैं, ये जो पित्त लवण होते हैं और लेसिथिन होते हैं, इन पदार्थों में दो तरह के भाग होते हैं। एक तो ध्रुवीय भाग होता है, एक अध्रुवीय भाग होता है। इनका जो अध्रुवीय भाग होता है वो जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं या वसा गोलिकाएं होती हैं उनकी सतह में घुल जाता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो भोजन में पाए जाने वाले पानी में विलय होता है। इस कारण से क्या होता है कि इनका सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इस कारण से जो बड़ी बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं या बड़ी बड़ी जो फैट वहां पर ड्रॉपलेट्स या बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, छोटे छोटी वसा बूंदों में जिनका व्यास या डायमीटर 1 माइक्रो एम होता है में बदल जाती हैं। इसी क्रिया को हम पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कह रहे होते हैं। इमल्सिफाइड जो फैट होती है उस पर क्या होता है, जो लाइपेज होता है वो आसानी से क्रिया कर लेता है। यदि इसका अच्छी तरह से इमल्सिफिकेशन ना हो तो इस पर जो लाइपेज है वो आसानी से क्रिया नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि वसा का वहां पर पाइसीकरण नहीं हुआ तो वसा के पाचन की क्रिया प्रभावित हो जाती है, उसको आसानी से वहां पर पचाया नहीं जा सकता। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा जो पित्त रस होता है जो कहां से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। लीवर में गाल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर है, लीवर सेल्स उसको क्या कर रही होती है, सीक्रेट कर रही होती है। पित्त रस में देखिए कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता फिर भी ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, क्यों? तो देखिए इसका मुख्य जो काम है वो क्या होता है, भोजन में पाई जाने वाली जो फैट होती है, भोजन में पाई जाने वाली जो वसा होती है उस वसा का ये पाइसीकरण कर देता है। अगर ये वसा का पाइसीकरण नहीं करेगा तो वसा आसानी से वहां पर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि जो पित्त रस है उसमें भले ही कोई पाचक एंजाइम ना हो लेकिन वह भोजन के पाचन में बहुत आवश्यक होती है। अब देखिए दूसरी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे शरीर में स्टोन की बीमारी हो जाती है, पथरी हो जाती है, और अधिकतर आपने देखा होगा लीवर में जो गाल ब्लैडर है उसमें भी पथरी हो जाती है। और जब लीवर में गाल ब्लैडर पथरी से भर जाता है तो डॉक्टरों के पास उसको वहां से ऑपरेट करने के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं रहता। ठीक है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर उस झिल्ली को या गाल ब्लैडर को या जीवी को वहां से हटा देते हैं। तो जब वहां से हटा देंगे तो आप बताइए क्या फिर छोटी आंत में पित्त रस आएगा? पित्त रस तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से गाल ब्लैडर को हटा दिया। गाल ब्लैडर क्या कर रहा था, लीवर में पित्त रस को स्टोर कर रहा था। तो जब गाल ब्लैडर स्टोन के कारण हटा दिया जाता है तो डॉक्टर लोग ऐसे पेशेंट को एक बहुत ही प्रिकॉशन के रूप में कहते हैं कि आपको जब भी भोजन लेना है नॉन फैटी भोजन होना चाहिए, अर्थात भोजन में फैट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भोजन में फैट होगी तो उस फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पित्त रस में जो पाए जाने वाले वहां पर क्या है, लवण और लेसिथिन, वो वहां पर वसा का पाइसीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पित्त रस आ ही नहीं रहा है। इस कारण से क्या होगा, जो भोजन में वसा है उसका पाइसीकरण नहीं होगा, अर्थात उसका पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए डॉक्टर लोगों की हिदायत होती है कि आपको नॉन फैटी भोजन लेना है। ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि भोजन के पाचन के लिए पित्त रस बहुत आवश्यक है, भले ही पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता हो। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट चीज,
मैंने यहां पर बताया था कि जो आंशिक रूप से पचित प्रोटीन है, ये कहां पर आंशिक रूप से पचित हुआ था? आमाशय के अंदर। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। और फिर कार्बोहाइड्रेट जो कहां से आ रहा है? डाइसैकेराइड के रूप में बकल कैविटी से आ रहा है, ठीक है ना। ये अम्लीय कायम के रूप में आमाशय से कहां पर आएंगे? थोड़ी थोड़ी करके या थोड़ी थोड़ी मात्रा के रूप में ग्रहणी में आते रहते हैं, ठीक है ना। अब ग्रहणी के अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था कौन सी वाली ग्रंथियां? ब्रूनर की ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचक एंजाइम रहित क्षारीय तरल स्रावित करती है। इस क्षारीय तरल का जो पीएच होता है वो 8 से 9 होता है। इस क्षारीय तरल के अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और वो आयन क्या करते हैं? जो कायम अम्लीय है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे होते हैं। देखो ये पीएच मैं बता रखा हूं। अब देखिए आगे, ये जो अम्लीय जठर रस है ये ग्रहणी को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। किससे? अम्लीय जठर रस से। कौन कर रहा है सुरक्षित रखने का काम? क्षारीय तरल। अगर क्षारीय तरल नहीं होगा तो जो अम्लीय जठर रस है ये क्या करेगा? ग्रहणी की भित्ति को नष्ट कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर पित्त रस भी आ रहा होता है और अग्न्याशय रस भी आ रहा होता है। इन दोनों में भी क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ये भी कैसा होता है? क्षारीय तरल होता है। तो ये भी कायम की अम्लीयता को क्या करेगा? कम कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। इस कारण से ग्रहणी की दीवार पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आंत्र रस होता है, इंटेस्टिनल जूस, इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल और जल अपघट्य होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये भी कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय तरल होता है। इसके पश्चात जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों की एंटेरोसाइट सेल्स किसको स्रावित कर रही होती है? पाचक एंजाइम्स को। और यही पाचक एंजाइम्स ग्रहणी में भोजन को पूरी तरह से पचा देते हैं और इसके पश्चात जो पचा हुआ पार्ट होता है भोजन का, वो छोटी आंत के शेष भागों द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। इसी कारण से भोजन लगभग कितने घंटे ठहरता है? 4 से 5 घंटे, जबकि आमाशय में मैंने बताया था 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, ठीक है ना। यही कारण आपने देखा होगा कि हम जब भी कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर की जो डोज होती है अधिकतर, उसमें आपने देखा होगा 3 से 5 घंटे के बीच का गैप रहता है, क्योंकि उस दौरान वो दवाई क्या होती है? पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के द्वारा पहुंचा दी जाती है अवशोषित करके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आता है पित्त लवण, पित्त रस में होगा, साथ में लेसिथिन होता है। ये क्या कर रहे होते हैं? पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब क्या होता है? जो वसा होती है उसको छोटी छोटी वसा गुलिकाओं में बदल देते हैं, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये प्राकृतिक अमार्जक के रूप में काम करते हैं, अर्थात नेचुरल डिटर्जेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पित्त लवण एवं लेसिथिन जो पदार्थ होते हैं, इनमें एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग क्या होगा? जो वसा गोलिकाओं की सतह होती है उसमें घुल जाता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो भोजन में उपस्थित जो जल होता है उसमें विलय होता है। इस कारण से उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो कम हो जाएगा, पृष्ठतनाव कम हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप जो बड़ी वसा गोलिकाएं हैं वो किस में चेंज हो जाएगी? छोटी वसा बूंदों में। इसी क्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कह रहे होते हैं, अर्थात पायसीकरण कह रहे होते हैं। जैसे मैंने नीचे दिखा दिया कि वसा पर आपने पित्त रस की क्रिया करवा दी, इस पित्त रस को इन्होंने छोटी छोटी वसा बूंदों में चेंज कर दिया। कैसी वसा हो गई? ये पायसीकृत। और जब पायसीकृत वसा होती है, इमल्सिफाइड फैट होती है, तो उसके ऊपर आसानी से लाइपेज एंजाइम क्रिया कर लेता है, ठीक है। सिंपल वे में अगर आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आपने एक कोई पानी से भरी हुई बकेट ले ली, ठीक है, थोड़ा पानी उसमें कम रखा और उसमें आपने या तो ऑयल डाल दिया या उसमें आपने घी डाल दिया, तो आप देखेंगे उसकी बहुत बड़ी बड़ी डॉब बन जाती है वहां पर। और जितना आप उसको स्टायर करते हो, जितना ज्यादा उस पानी को आप हिलाते जाते हो, तो आपने देखा होगा जो वसा की बूंदें होती हैं वो छोटी छोटी होती चली जाती हैं। यही क्रिया क्या कहला रही होती है? इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। और इस प्रकार से जो वसा बनता है उसको पायसीकृत वसा कह देते हैं। अब इस पायसीकृत वसा पर लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया कर लेता है, ठीक है, ओके।